ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम। पैथो में आप जो है इसके रिलेटेड पढ़ चुके होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना माइक ओपन करो और बताओ मुझे इसके कार्डिनल फीचर्स क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के और नेफ्रिटिक सिंड्रोम के। तो हम स्टार्ट में जो है वो थोड़ी डिस्कशन किया करेंगे डिज़ीज़ के बारे में, और फिर उसको जो है वो हम परवेज़ अकबर के पीडीएफ से जो है उसको रीड आउट करके उसमें जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हुआ करेंगे आपके एमसीक्यू के रिलेटेड या एमसीक्यू के रिलेटेड, वो मैं आपको बता दिया करूँगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी उसमें से। ठीक है, तो कोई करेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स बताएगा। पैथो में आप पढ़ चुके हो, वही वाले हैं सारे। बेसिक जो चीज़ें हैं वो वहीं से स्टार्ट होंगी। पैथोफिजियोलॉजी आपने मेडिसिन इसमें पीड्स में नहीं करनी होती है सच, रिवीजन के लिए, लेकिन आपको बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए। एनीवन? proteinuria, hyperalbuminemia, ओके or गुड। प्रोटीन lipiduria, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एंड तीसरा क्या edema, बताया? एडीमा। एडीमा, ठीक है। और हाँ, लिपिड और से रिलेटेड lipiduria, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। लिपिड यूरिया भी हो सकता है। तो ये चार इसके जो है वो कार्डिनल फीचर्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक पहले हम जो है वो सिनेरियो पढ़ते हैं। इसमें आपने मुझे इसके किस पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का? ओके, एडीमा के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एडीमा का आपको डीडी पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। वहाँ से जो है वो आपकी बात स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, वो हम क्लिनिकल फीचर्स से आगे चलेंगे। तो एडीमा जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, तो एडीमा किस किस वजह से हो सकता है? जो बेसिकली जो फ्लूइड होता है इंट्रावास्कुलर एक्स्ट्रावास्कुलर, वो किस तरह कंट्रोल हो रहा था आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? आई थिंक आप लोग जो है ना वो अभी न्यू न्यू तो बोल कोई नहीं रहे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें आपके पास तीन चार चीज़ें होती हैं जो सर फैक्टर्स होते आपकी हैं आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। आवाज़ ठीक नहीं आ रही है? बाकियों को ठीक आ रही है? यस, मुझे तो आ रही है। आप अपना जो है ना वो रिकनेक्ट करो। आई थिंक आपके पास कोई मसला होगा इंटरनेट का। अच्छा, उसमें चार फैक्टर्स क्या चल रहे होते हैं? उसमें सबसे पहले आपकी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वेसल्स के अंदर। सेकंड पे आपका जो है ऑनकोटिक प्रेशर आता है, और ऑनकोटिक प्रेशर किस चीज़ से मेंटेन हो रहा होता है? प्रोटीन से, ठीक है। उसके अलावा यही दो फैक्टर्स जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फेटिक जो प्रेशर होता है आपका, वो भी इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो इन्हीं फैक्टर्स से आप रिलेटेड चीज़ बना सकते हो कि क्या क्या एडिमा के फैक्टर्स बनेंगे। अगर ऑनकार्टिक प्रेशर कम हो रहा है, इट मीन्स के प्रोटीन आपके पास कम है। प्रोटीन क्यों कम होगी? एक तो हम ये सामने देख रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन कम होती है। ऑनकार्टिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, ठीक है। कोई और मुझे कॉज बता सकते हो जिसमें प्रोटीन कम होती हो? यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। अगर प्रोटीन की प्रोडक्शन ना हो रही हो, तो ऐसी कोई कॉज है जिसमें प्रोडक्शन ना हो रही हो? लिवर फेलियर, ठीक है। सरोसिस अगर हो या सीएलडी हो, तो उसमें जो है एडीमा होगा। अच्छा, इसी तरह अगर इनटेक कम है, जो बच्चों में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनटेक उनके कम हो गए, फॉर एग्जांपल मेल न्यूट्रिशन है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मेल एब्जॉर्प्शन का कोई भी सिंड्रोम है, उसमें सीलिक डिजीज़ है, IBD IBS कोई भी चीज़ है ना, मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी मेल एब्जॉर्प्शन होती है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसमें भी ऑनकोटिक प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस किस चीज़ में ज़्यादा हो सकता है? ये इसमें आपको नहीं होगा। फ्लूइड ओवरलोड जब भी होगा ना, तो उसमें हो जाएगा। CKD में ज़्यादा हो सकता है वो, या फिर CCF में। कार्डियक फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो, उसमें बढ़ जाएगा। और अगर जो है वो किडनी फेलियर हो, तो तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ हमने बात की थी कि लिम्फेटिक का, तो वो आप सर्जरी में पढ़ोगे। लिम्फोडीमा एक चीज़ होती है, लिम्फेटिक्स की वजह से जो एडीमा हो रहा होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है वो, या कंजेनिटल लिम्फेडीमा भी होता है कि लिम्फेटिक्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से
जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना आपके इंटरस्टिशियम में, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू रिटर्न करता है एज यू नो। तो वो रिटर्न नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एडीमा हो गया, तो लिम्फेडीमा, ये सारी जो है वो कॉजेज एडीमा की बनती हैं। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपने उसके एडीमा को देख के ये सारी चीज़ें सोचनी है कि इसका एडीमा इन इन सारी वजह से हो सकता है। अब उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये एडीमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एडीमा है, हार्ट फेलियर का है, सिरोसिस का है, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक तो एडीमा का पैटर्न देखोगे। ठीक है, पैटर्न कैसे होता है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है, मैं इसमें उन वो वाले दो चीज़ें बताऊंगा जो बच्चों में जो है वो इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम में इनके सिनेरियो आते हैं, जो एडिमा के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके पास। एक चीज रहेगी, एक चीज होती है कैपिलरी परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी अगर चेंज हो जाए ना तो उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। वो आपके एनाफिलेक्सिस में या एनएसआर का वो जो एनाफिलेक्सिस या एंजियोडीमा जो होता है उसके अंदर ये हो रहा होता है। एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, उसके अंदर भी एडिमा हो सकता है। स्पीड इसलिए ज़्यादा है, अभी ये हम ना सारा कुछ पढ़ेंगे, ये टेक्स्ट के अंदर ये पढ़ेंगे सारा, तो अभी आपका जो है मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, एडिमा के साथ आएगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो एडिमा डेवलप होता है ना, वो फेस से स्टार्ट होता है और फिर बाकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो पहले जो मदर होगी, या अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो खुद भी बता सकता है कि सुबह उठा था ये बच्चा और इसकी जो है वो आंखें सूजी हुई नहीं, या इसका फेस सूजा हुआ था। ठीक है, कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आपने बता देना मुझे। ये देखो, ये वाला जो बच्चे है ना, ऐसे होगा, रात को सही सोएगा और सुबह उठेगा तो है उसका फेस इस तरह सूजा हुआ होगा या इस तरह हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो है ये टिपिकल प्रेजेंटेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। जबकि जो हार्ट फेलियर होता है ना, वो नीचे से स्टार्ट होता है, उसमें जो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, अगर तो लेटा हुआ बच्चा है तो उसका डिपेंडेंट पार्ट उसका सेक्रम होगी, सेक्रल एडीमा होगा उसका, और अगर जो है वो बड़ा बच्चा है तो उसको पीडल एडीमा होगा। ठीक है, उसके जो है वो पाँव पहले सूजना शुरू होंगे, फिर टांगे सूजेंगी और फिर इस तरह ऊपर की तरफ डेवलप करेगा। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है बच्चों में, कभी कभी आ जाती है, एग्जाम में आपके नहीं आती लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है कि उनको जब एलर्जिक रिएक्शन हो ना किसी भी चीज़ से, तो उनकी जो है वो पूरी बॉडी सूज जाती है और उसके ऊपर एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्रोंकोस्पेज्म, और ये हो जाता है, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से एडीमा हो जाता है, जनरलाइज्ड पूरी बॉडी पे एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है, और वो अचानक से होता है, एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है उसकी। तो ये कुछ एडीमा के आपके पास डिफरेंशियल्स बनते हैं जो पीडियाट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, दूसरा आपने देखना है कि ये तो हम सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहे थे। अगर उसको एडीमा के साथ और हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया के साथ यूरिन के भी कोई वो बताता है कि इसका जो यूरिन कलर है वो भी चेंज हो गया, तो फिर आपकी बात जो है वो नेफ्रेटिक की तरफ भी जा सकती है। क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं, अब हम वो देखते हैं। टेक्स्ट पे मेरे ख्याल से देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो साथ साथ याद भी हो जाए। ये आपने हर सूरत याद करने ही करने हैं इन दोनों के फीचर्स। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में जो मेजर फीचर है वो है हीमाचूरिया, ब्लड इन द यूरिन। ठीक है, वो रेड यूरिन भी हो सकता है, टी कलर्ड यूरिन आ सकता है आपके में, या कोला कलर्ड यूरिन आ सकता है। ये सारे नाम जो हैं ये हीमाचूरिया के हैं बेसिकली। अब हम यूरिनालिसिस पे बात नहीं कर रहे, वरना जो कलर होता है वो और चीज़ों की वजह से भी होता है रेड। कुछ ड्रग्स हैं, राइफेम्पिसिन है जैसे, उसकी वजह से रेड हो सकता है। मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन आ रही है, रेड ब्लड सेल्स नहीं, सिर्फ मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आ रही है, तो उसकी वजह से भी रेड हो सकता है। तो खैर वो अलग बात है। नेफ्रेटिक में हीमाचूरिया होगा, आरबीसीज इन द यूरिन होंगे, ब्लड इन द यूरिन होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होगी, लेकिन वो आप बता तो नहीं सकते ना कि किस तरह हुई। ये तो बायोप्सी करोगे तो आपको पता लगेगी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, यानी ये पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी की बात है। दूसरा फीचर होता है उसमें हाइपरटेंशन। ठीक है, पेशेंट जो है वो उसका बीपी इंक्रीज होगा। थर्ड ओलिग यूरिया होगा उसको। और फोर्थ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया इनको होगा लेकिन नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया से कम होगा। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हम किसको कहते हैं,
3.5 ग्राम्स पर डे, 24 आवर्स के अंदर 3.5 ग्राम्स प्रोटीन आ रही हो अगर यूरिन के अंदर, तो वो नेफ्रोटिक रेंज है, उसको नेफ्रोटिक की तरफ जा रही है बात। इससे कम है, 3 से कम वैसे कहते हैं, इसमें ज़्यादा से 1 2 इतने तक होती है नेफ्रेटिक के अंदर, ज़्यादा प्रोटीन यूरिया नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं ये नेफ्रेटिक रेंज प्रोटीन यूरिया। ठीक है, नॉर्मल कितनी प्रोटीन हो सकती है यूरिन के अंदर 24 आवर्स में? नॉर्मल भी आपको पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। 150 मिलीग्राम्स पर डे तक जो है ना वो नॉर्मल है। ठीक है, 150 मिलीग्राम्स पर डे तक आ सकती है। अच्छा, उसके बाद आप नेफ्रोटिक के रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा, लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, जिसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन होगी वो कम हो जाएगी ब्लड में, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। उसकी मैनिफेस्टेशन क्या आएगी? ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड इंटरस्टिशियम के अंदर जाएगा और पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा। और साथ लिवर के अंदर जो प्रोडक्शन है लिपिड्स की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, और हाइपरलिपिडीमिया की वजह से लिपिड यूरिया, जो लिपिड्स हैं वो भी यूरिन में आ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक के फीचर्स के अंदर, या किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? चलो अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं ये, और आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। अब ये लिया जो है वो इंटरनेट से है, तो इस वजह से इसमें अंग्रेज बच्चों के नाम है। जेफरी एन 18-month-old चाइल्ड प्रेजेंट टू emergency department with generalized edema. You walk into the examination room and elicit following history. हिस्ट्री उसकी है जी, 18 मंथ का बच्चा है। एज पे आपने गौर करना है, 18 मंथ एज पीडियाट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो हर जगह इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये देखो, 2 days अगो, ठीक है, तो 2 days एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं? एक्यूट हिस्ट्री है इसकी। उसके फादर ने नोटिस किया है कि स्वेलिंग अराउंड हिज आईज। द सेम डे मदर ने क्या नोटिस किया कि उसकी सॉक्स जो है ना वो निशान छोड़ रही हैं उसके एंकल के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स कि उसके पाँव जो हैं वो सूज गए हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एडिमा हो रहा है उसको। दे थिंक ही मे हैव गेन्ड सम वेट, वेट गेन भी हो गया। ही हैज़ बीन इरिटेबल ओवर द पास्ट फ्यू डेज, इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर नॉर्मल है उसका, लेकिन उसको यूरिनेशन जो है वो लेस फ्रीक्वेंटली हो रही है। ठीक है, अम, अच्छा आगे देखते हैं क्या है इसमें और। अबाउट 1 week अगो उसको अटैक ऑफ कोल्ड हुआ है। कोल्ड क्या होता है? खांसी जुकाम हुआ है उसको। ठीक है, दिस लास्टेड फॉर 3 to 4 days एंड ही हैड अ कफ एंड अ रनी नोज। ही डज नॉट सीम टू गेट इल मोर ऑफन देन हिज सिबलिंग्स। Apart from swelling, Jeffrey's parents report that he has been completely healthy. There were no problems with the pregnancy or delivery. He has been seen his family physician for regular checkups with no concerns about growth and development. अच्छा, अब ये जो इसने दिया है ना, अब ये बेसिकली पीडियाट्रिक हिस्ट्री जो होती है उसमें आपकी मेडिसिन की हिस्ट्री से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। उसमें उसकी बर्थ हिस्ट्री होती है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री होती है उसकी, और फीडिंग हिस्ट्री होती है, और डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, यानी ये हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं पीडियाट्रिक्स की हिस्ट्री में। कोई उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है किसी सर्जरी वगैरह की, कोई एलर्जीज़ नहीं है उसको, ईपीआई इम्यूनाइजेशन उसकी अप टू डेट है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हिज एडिमा। तो मैंने आपको बताया, आपने पैटर्न देखना है उसका। क्या हुआ है, पहले फादर ने पहले दिन उसको देखा कि स्वेलिंग अराउंड द आइज थी। फिर मदर ने एक दो दिन बाद देखा कि अब उसकी स्वेलिंग पाँव पे भी हो गई है। या उसी दिन देखा। ठीक है, तो क्या इसका लग रहा है आपको, जो मैंने पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंगली क्या है ये? नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी में इसकी कॉज है एडीमा की। ठीक है, अगर यही सिनेरियो होता, यही बच्चा होता, इसको हिस्ट्री देता प्रीवियस वो के उसके हार्ट के अंदर उसके कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी, कोई वॉल्व्स के अंदर प्रॉब्लम था, या वीएसटी एएसटी इस तरह की कोई चीज़ थी, एंड देन उसको हो गया एडीमा स्टार्ट हो गया, और वो लेग से स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स के हार्ट की तरफ उसका कोई प्रॉब्लम है। ओलिग्यूरिया हो, अभी ये बात करते हैं हम, ओलिग्यूरिया होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में। बेसिकली जो ये पीएसजीएन होता है ना, इसकी मिक्स्ड प्रेजेंटेशन हो सकती है, इसमें नेफ्रोटिक के साथ भी बच्चे प्रेजेंट करते हैं और नेफ्रेटिक के साथ भी करते हैं, या दोनों की मिक्स सिम्टम्स हो सकते हैं कि प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक रेंज का हो रहा हो, बट साथ ही मचूरिया भी हो रहा हो और हाइपरटेंशन भी हो रही हो और ओलिग्यूरिया भी हो रहा हो, तो ये मिक्स्ड हो सकता है इसमें। अच्छा, और ये प्रीवियस हिस्ट्री है इसकी, ये भी आपने याद रखना है कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या बताया उसने कि उसको 3 to 4 days अगो एक इसका गला ख़राब हुआ था। ठीक है, तो ये फ्रेंजाइटिस हो सकता है, जो बात उसने की है। अभी तक जो हमने बात की उसको हम टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या कैसे पैथोफिजियोलॉजी होती है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फाइनल ईयर में ये चीज़ चेक नहीं होती कि आपको पैथोफिजियोलॉजी आती है कि नहीं, लेकिन आपके अपने नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, जो किडनी है आपका, उसका जो ग्लोमेरुलस है, बेसिकली वो एक फ़िल्टर है। ठीक है, उस फिल्टर की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसके अंदर जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोटीन होता है। लॉस ऑफ प्रोटीन होने की वजह से, अब जाहिर बात है, एक लीकेज हो रही है किसी चीज़ की, तो वो बॉडी के अंदर तो कम हो जाएगी, तो ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर बेसिकली कम हो जाता है, और एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड वास्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आपको पता है सारे, कि अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो रहा हो तो क्या होता है, जीएफआर कम हो जाता है, और जीएफआर जब कम होता है तो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो बेसिकली क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है। तो वाटर बॉडी के अंदर होगा लेकिन यूजेबल नहीं होगा आपका, इस वाटर का कोई फायदा नहीं है जो इंटरस्टिशियम के अंदर अकोमोलेट हो रहा है, वाटर को होना चाहिए आपके वास्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। सही है, ब्लड के साथ जो वाटर है वही काम का है, अगर इंटरस्टिशियम के अंदर अकोमोलेट हो रहा है तो वो फ्लूइड बॉडी के अंदर है बट यूज़ नहीं हो रहा वो। अच्छा, साथ क्या हो रहा है, अब बाकी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एल्ब्यूमिन को कंपनसेट करता है लिवर, ऑब्वियसली लिवर के अंदर सारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है एक्सेप्ट 1 और 2 प्रोटीन्स। तो वो क्या करता है, कंपनसेटरी इंक्रीज कर देता है लिपिड की फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया होता है और लिपिड यूरिया हो सकता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो? ओके, अदर टाइप्स ऑफ एडिमा, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीसीएफ की डिटेल में सिर्फ चले जाते हैं क्योंकि वो आपका आगे डिस्कस होगा। तो बेसिकली एडिमा जो है वो दिस इंटरस्टिशियल, हाँ ये वाला जो है, ये जो पिटिंग एडिमा हो रहा है ना, पहले वाली जो कॉलम बना हुआ है इसके अंदर, ये बेसिकली क्यों हो रहा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी नॉर्मल हो रही है, बट जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वेसल्स के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया, और वो क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ब्लड जो आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया। वो दो चीज़ों में होता है, एक तो सीकेडी में होता है, दूसरा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, हार्ट फेलियर के अंदर होता है, तो उस वजह से एडीमा हो जाएगा। तो ये एडीमा का डिफरेंशियल बनेगा आपका ये वाला। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्यों होता है प्रोटीन यूरिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये आपका सारा बैकग्राउंड नॉलेज चल रहा है अभी तक, इस ये चीज़ आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। बेसिकली नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि
किधर गया, ये देखो, प्रोटीन यूरिया ऑफ वेरिएबल डिग्री, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, नेफ्रेटिक है ना, नेफ्राइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, या उसकी वजह से क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो कंपनसेटरी चेंजेस आती हैं वो क्या होता है, वही वाली चीज़ें आएंगी, रीनल एक्सक्रीशन, रीनल से सोडियम जो है उसकी ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाती है, और जहाँ पे सोडियम जाता है उसको वाटर फॉलो करता है, तो अगर सोडियम एक्सक्रीशन होगी तो वाटर की भी ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, और बॉडी के अंदर जो है वो सारा कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, लाइक वॉट फ्लूइड एंड सोडियम कम होना शुरू हो जाएगा, फिर वही रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो सारा लूप जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो सारा कुछ होगा, ठीक है। बेसिकली वो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ यूरिनालिसिस, बल्कि आगे जाके जहाँ पे यूरिनालिसिस डिस्कस करेंगे ना वहीं पे बात कर लेंगे। अब ये क्या है, ये बेसिकली यूरिन का सैंपल है, दैट इज टी कलर्ड यूरिन इसको कह लो, या कोला कलर्ड यूरिन कह लो, ये होता है आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर, या उसकी जो डिफरेंट कॉजेज हैं उसके अंदर इस कलर का होता है, हीमोचूरिया की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं, अच्छा इसका टेक्स्ट आपको सही नज़र आ रहा है, साइज सही है इसका, रीडेबल है? जी। हाँ। ठीक, ओके। अब ये जो हमने बात की है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बेसिस पे कि नेफ्रेटिक है कि नेफ्रोटिक है, आपने इसमें डिवाइड कर लेना है उसको, उसके बाद उनकी आगे फर्दर कॉजेज हैं, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यूएचएस का जो आपका सिनेरियो आएगा ना, उसमें कभी कभी आपने सिर्फ आंसर करना होता है कि ये नेफ्रोटिक है या नेफ्रेटिक, उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही दी होती है कि उससे आप यही बता सकते हो कि ये नेफ्रोटिक है कि नेफ्रेटिक है, कॉज आप नहीं बता सकते उसमें, तो आपने फिर ये लिख देना है। और अगर आप उसमें कॉज बता सकते हो, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किन फीचर्स की बेसिस पे आप कॉज बता सकते हो, प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी फेरेंजाइटिस की, उसके 1 to 2 वीक्स के बाद उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम स्टार्ट हो गया, और उसका स्ट्रेप्टोकोकल कल्चर या एएसओ टाइटर पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज हुआ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको जाएंगी, फिर आप लिख सकते हो कॉज उसकी, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये प्रोटीन यूरिया के साथ कौन कौन से प्रेजेंट करते हैं, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ये जो मिनिमल चेंज डिजीज़ या मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कॉमन होती है, ख़ास तौर पे जो लड़के वो होते हैं, मेल बेबीज होते हैं, बॉयज़ जो होंगे ना उनके अंदर कॉमन होती है, ठीक है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बस ये दो आपने पीडियाट्रिक के लिहाज से याद रखनी है, मिनिमल चेंज डिजीज़ और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। बाकी मेडिसिन के लिए याद तो करनी है आपने, तो अभी देख लो इनको, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, अमाइलोइडोसिस एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये सब प्रेजेंट करती हैं प्रीडोमिनेटली विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इधर से आ जाओ अब, सबसे कॉमन चीज़ जो बच्चों में होगी वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पीएसजीएन जिसको लिखते हैं, वो होती है। इसके अलावा दूसरी आपने इसमें याद रखनी है आईजीएन नेफ्रोपैथी, ये ऊपर दी हुई है, ठीक है, आईजीएन नेफ्रोपैथी। और थर्ड इसका डिफरेंशियल के तौर पे आपने याद रखना है मिजेंजियो कैपिले, क्या कहते हैं इसको, हाँ, मिजेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। बाकी वही बात है, मेडिसिन के लिए आपको याद करनी एंटी जीबीएम एंड स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस आपने शायद ना सुना हो, बेसिकली ये इसमें वो आ जाते हैं अनका एसोसिएटेड जो वेस्कुलाइटिस होते हैं जो किडनी को इफेक्ट करते हैं, वेजनर और एमपीए माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है। सुने हुए ना, ये नाम तो सुने हुए, वेजनल ग्रेनुलोमेटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, वो आते हैं इसमें। चलो, ये आपका सारा बैकग्राउंड बन गया, अब हम इसको जल्दी जल्दी रीड करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आपने एग्ज़ाम में देखना है। सबसे पहले ये अच्छा, ये परवेज़ अकबर जो है ना, इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो आपके फाइनल ईयर से रिलेटेड भी नहीं है, और पैथोफिजियोलॉजी दी हुई है फॉर एग्जांपल इसने, और हिस्टोपैथोलॉजी दी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, वैसे बेसिकली क्या है, 14 year old बॉय प्रेजेंट विद माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, हीमाचूरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है,
रीनल फंक्शन डिटेरिएट कर रहा है, और क्रिसेंट्रिक आईजीए नेफ्रोपैथी है विद एक्सटेंसिव ग्लोमेरुलर क्रिसेंट फॉर्मेशन। अब ये जो क्रिसेंट फॉर्मेशन है ये आपकी आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर भी होती है। बेसिकली ये हिस्टोपैथोलॉजी है, जब आप रीनल बायोप्सी करते हो तो उस टाइम आपको पता लगती है। और यही क्रिसेंट फॉर्मेशन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी हो सकती है। फिर इसकी फर्दर स्टडीज़ होती हैं कि ये एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स है, ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन के डिपॉजिट हुए हुए हैं, किस तरह के डिपॉजिट हैं, और उनकी फिर फर्दर आगे देखा जाता है कि किस साइट के ऊपर हुई हुई है। ठीक है, उसमें मेसेंजियम होता है और पोडोसाइट्स होते हैं, और डिफरेंट उसकी ना लेयर्स होती हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, तो किस जगह के ऊपर डिपॉजिट हुई हुई है, किस शेप के डिपॉजिट्स हैं, इन सारी चीज़ों को देख के वो आपको जो जिस बायोप्सी करेगा वो आपको लिख के देगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आगे आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से याद करना है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाते हैं। मेल पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है ये। बिनाइन प्रेजेंटेशन होती है। बिनाइन प्रेजेंटेशन मीनिंग के बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा होता, कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं होते इसके अंदर, कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, अनकॉमन कॉज ऑफ सीकेडी है, किडनी डिजीज़ का या एंड स्टेज रीनल फेलियर का कॉज नहीं है ये। हीमाचूरिया के साथ इसकी प्रेजेंटेशन होगी। नेफ्रेटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की किसी भी सिम्टम के साथ, मिक्स्ड सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, लेस कॉमनली रैपिडली प्रोग्रेसिव आरपीजीएन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। आरपीजीएन में क्या होता है? आरपीजीएन में स्टार्ट होगा उसको हीमाचूरिया, और विद इन अ वीक जो है उसकी किडनीज फेल हो जाएंगी। रैपिडली प्रोग्रेसिव, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगा ये इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी टाइप का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आरपीजीएन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। एक ब्रॉड टर्म है आरपीजीएन ये। ग्रॉस हीमाचूरिया आप देख चुके हो। प्रोटीन यूरिया कितना होता है? 1 ग्राम पर डे। तब मैंने आपको बताया था कि नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया होता है और उससे कम का होता है, तो ये 3.5 ग्राम पर डे जो होता है वो नेफ्रोटिक होता है, उससे कम कम नेफ्रेटिक रेंज में आ जाएगा। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन हो सकती है। C3 लेवल्स नॉर्मल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी कॉजेज़ के साथ नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। हीमाचूरिया के जो बाकी कॉजेज़ आएंगे उनके साथ डिफ्रेंशिएट करेगा। जो आपके पास यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ थी। ये देखो, ये मेम्ब्रेनो मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था ना, इसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्स कम होते हैं। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था इसके अंदर भी कम होते हैं। और एक लूपस नेफ्राइटिस होता है उसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट लेवल्स C3 के C3 तो नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कम होते हैं। ठीक है, कुछ में C3 है, कुछ में C4 है। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या है? क्या सिम्टम्स आ रहे थे उसको आपने सबसे पहले जो उनको ठीक सिम्टोमेटिक कंट्रोल करना है इसमें। ठीक है, बाकी ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव दोगे, ARBs और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एस और ARBs दोगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, लोजार्टान और वो एर्बिसार्टान और वो वाले जो होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया, यही जो है एस और आर्ब्स ये प्रोटीन यूरिया को भी ठीक करते हैं। उसके अलावा आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज दोगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी देते हैं इसमें? फिश ऑयल। ठीक है, फिश ऑयल जो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं विच आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, जो आईजीए के डिपॉजिट्स हो रहे हैं उनको कम कर देंगे, इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे। उसके बाद अगर वो काम नहीं कर रहे तो और क्या होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, ये जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, ये आप दो दोगे। टॉन्सिलेक्टमी आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली बार बार इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, आपके रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो रहे होंगे, तो वो बच्चों में एक उसकी इंपॉर्टेंट कॉज होती है टॉन्सिलर, टॉन्सिल्स उनके बड़े हुए होते हैं ना, तो वो निकाल देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये किडनी फेलियर हो चुका है, तो अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाए तो वो वापस ठीक नहीं होता, उसके लिए आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करनी पड़ती है या उसको डायलिसिस पे डालना पड़ता है। ठीक है, ये अनकॉमन है एज फार एज
IgA नेफ्रोपैथी इज कंसर्न। IgA नेफ्रोपैथी का एक और नाम बर्जर डिजीज भी है, इसके नाम के साथ भी एमसीक्यूज में आती है ये बर्जर डिजीज। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो ये बाकी चीज़ें डिफरेंशिएट करेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी IgA नेफ्रोपैथी के अंदर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद या उसके साथ ही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होगा, हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगूरिया, वो या तो रेस्पिरेटरी से इन्फेक्शन के साथ डेवलप होगा या विद इन 1 to 2 डेज, विद इन डेज डेवलप होगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल होंगे और ये 3 चीज़ें हैं इसमें। अब यही सारी चीज़ें अगर आप उलट कर दोगे ना, फॉर एग्जांपल नेफ्रोट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ किसी बच्चे को और हेमाचूरिया के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 1 to 2 वीक्स के बाद उसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, वीक्स में बात चली गई है, डेज में नहीं है अब। 1 to 2 वीक्स, वैसे ज़्यादा होते हैं, 2 to 3 वीक्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका PSGN बनेगा। कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कम हुए हुए हैं, वो भी PSGN की तरफ जाएगी बात। प्रोटीन यूरिया नेफ्रोट ज़्यादा है, तो वो भी इसकी तरफ जाएगी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम थे, जबकि PSGN के अंदर अगर आप इसको ट्रीट कर दे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते बच्चे को तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, CKD के, और बाकी और भी हैं, वो भी हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसमें। ठीक है, IgA नेफ्रोपैथी में कोई प्रॉब्लम? ओके, PSGN के साथ आपके कैसे प्रेजेंट करेगा? सोर थ्रोट की हिस्ट्री होगी, विद इन 2 वीक्स आ जाएगा आपके पास नेफ्रोटिक या नेफ्रेटिक के सिम्टम्स के साथ। हिमाचूरिया होगा, कोला कलर्ड यूरिन होगा, टी कलर्ड यूरिन होगा, ऑल दैट। ठीक है, अच्छा, एटियोलॉजी पे आपको पैथोफिजियोलॉजी इसकी पता ही है कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, वही करवा रहे होते हैं आपका स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस और पायोडर्मा जो स्किन इन्फेक्शन है। तो उन दोनों से हो सकता है। ज़्यादा कॉमन जो स्ट्रेन है वो नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन वो होती है जो फ्रेंजाइटिस करवा रही होती है, बट दोनों से हो सकता है। तो ये आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता हो कि थोड़ा बहुत आइडिया हो कि एम प्रोटीन होती है, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आना होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो उसके अगेंस्ट जनरेट होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सॉरी। अच्छा, अब इसमें जो याद करनी है आपने, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना, ये आपने याद करनी है। ये आपके MCQs में आती है, या आपके कभी कभी क्वेश्चन के अंदर भी आई हुई होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी, देयर इज स्वेलिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स, ये पैथो से शायद आपको याद भी हो, एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स इन्फिल्ट्रेशन। न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन होगी मेसेंजियल सेल्स के लेवल के ऊपर, और जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी स्वेलिंग भी होगी, और फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल क्रिसेंट, क्रिसेंट फॉर्मेशन हुई भी होगी। ये याद रखना आपने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा आपको? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, वही जो एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीजन, वो एंटी बॉडीज बनी थी ना, वो यहाँ पे आके सारे डिपॉजिट हो गई हैं। ठीक है, और ग्रैनुलर डिपॉजिट्स आपको नजर आएंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। तो ये सारे आपके MCQ पॉइंट हैं। क्रिसेंट फॉर्मेशन, ग्रैनुलर डिपॉजिट्स ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको पैथोफिजियोलॉजी में कोई चीज़ याद नहीं। क्लिनिकल फीचर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बच्चों में कॉमन है ज़्यादा PSGN, IgA जो है वो थोड़े एडोलेसेंट्स और उससे बड़े में जो है वो कॉमन है। ठीक है, मेल्स और इफेक्टेड मोर। IgA नेफ्रोपैथी में भी सेम चीज़ थी। लेटेंसी ऑफ 3 to 4 वीक्स, इसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद गैप होगा। ठीक है, फ्रेंजाइटिस के बाद भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन जो पायोडर्मा होता है उसके बाद भी हो सकता है। कोला कलर्ड यूरिन होगा ड्यू टू हीमाचूरिया, उसके अंदर ब्लड आ रहा है इसकी वजह से। यूरिन आउटपुट ओलिग यूरिया होगा। ठीक है, ये सारी हम देख चुके हैं कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम की मैनिफेस्टेशंस हैं। हाइपरटेंशन होगी। अब हाइपरटेंशन होगी तो आपके क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हाइपरटेंशन ही बताया उसने, उसने बताया होगा ब्लड विजन बताया होगा,
उसने हेडेक बताया हुआ होगा, उसने लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बताया होगा। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये हाइपरटेंशन की सिम्टम्स हैं। जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये सारे चक्कर आ रहे हैं। शायद फैमिली में देखा भी होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है किसी का तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो उनके साथ भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है ये। अम, ये हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी हम आगे जाके देखते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, होगा क्या अगर आप इसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो ना बच्चे को, तो ये वन 1 वीक के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप नहीं करते इसको तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है बच्चा, वो आगे एट द एंड हम इसकी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस कैसे होगा? जब यूरिन एग्जामिनेशन करवाओगे तो उसके ऊपर क्या क्या होगा? हिमाचूरिया होगा ऑब्वियसली, प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन नेफ्रोटिक रेंज वाला नहीं, उससे कम कम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हुई भी होगी। जब भी ओलिग यूरिया होता है तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। और कंसनट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब है कि उसकी ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली मैयर ऑफ ऑस्मोलैरिटी, इनडायरेक्ट मैयर जो है वो ऑस्मोलैरिटी को ही कर रहा होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल से बढ़ जाएगी, और ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ी हुई है, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कंसनट्रेटेड यूरिन है, ओलिग यूरिया हो रहा है। ब्लड एग्जामिनेशन करोगे, ESR रेज्ड है, हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हुआ हुआ है, और डिफरेंट बेसिकली हीमाचूरिया हो रहा है ना, जो ब्लड सेल रेड ब्लड RBC मैस है वो कम हो गया। टोटल एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कम हो जाते हैं। और किस किस डिजीज़ में कम होते हैं? ये आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पोस्ट इन्फेक्शियस की ही एक सब कैटेगरी है, ये वाली PSGN जो है। तो उसमें कम होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कम होते हैं। लूपस नेफ्राइटिस में कम होते हैं, SLE के साथ जो हो रहा होता है। और क्रायोग्लोबुलिनीमिया, ये एम है। और मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ कम होते हैं। टाइप 1 जो होती है कॉम्प्लीमेंट टाइप, उसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डिफरेंशियल लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बुक से अपनी मार्क कर लो, या आपने करने हैं। जब नेफ्रेटिक सिंड्रोम के बल्कि PSGN के डिफरेंशियल्स आप लिखोगे तो यही सारे डिफरेंशियल्स आएंगे उसके। ओके, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स की बात होगी, ये 90% केसेस में इंक्रीज होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का क्या क्या एविडेंस हो सकता है? एक तो आप उसके थ्रोट कल्चर लोगे, थ्रोट के अंदर से सैंपल लेके उसकी कल्चर करवाओगे तो उसके अंदर आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस वो मिल सकता है। या आप ASO टाइटर करवा लोगे, 200 से 250 की जो रेंज होती है इसके अंदर आएगा आपका। या आप डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं उसकी हाइड्रोनिडेज होता है, DNAs होता है, वो मैयर कर सकते हो, जो बेसिकली एंजाइम्स हैं जो सिक्रीट करता है वो। ठीक है, तो वो ये एविडेंस हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस हो या ना हो, अगर बाकी सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो ये PSGN के अंदर आ जाएगा। रीनल फंक्शन टेस्ट यूजुअली नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर CKD हो रहा है, उसको किडनीज उसकी डैमेज हो रही हैं, तो रेज्ड हो सकते हैं, एजोटीमिया हो सकता है उसको। ठीक है, एजोटीमिया बेसिकली क्या होता है? क्रिएटिनिन एंड यूरिया इंक्रीज जो हो रहे होते हैं, इसको आप एजोटीमिया कहते हो। इनके लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, और अगर इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाएं तो उसको यूरीमिया कहते हो आप। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ये CKD के सारी तरफ जा रही है बात। एक्सरे चेस्ट में क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा और प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। ये क्यों हो रही है? इसमें इसकी जो कॉम्प्लिकेशन अभी हमने पढ़ी थी वो थी हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर और कार्डियो क्या कहते हैं उसको, हार्ट फेलियर। ठीक है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर या हाइपरटेंसिव
कार्डियक फेलियर इसके अंदर हो सकता है। तो उनके उनके अंदर ये होता है, कार्डियोमेगाली होना शुरू हो जाती है और पल्मोनरी एडीमा होना शुरू हो जाता है। रीनल बायोप्सी की हम पहले बात कर चुके हैं कि करवाते नहीं हो आप बेसिकली, लेकिन अगर करवाओ तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा ये डिस्कस हो चुका है। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, सबसे पहले आपने बेड सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी है, बेड रेस्ट देना है आपने। अच्छा, एक इसका ये लिखा हुआ है पॉइंट के अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। ठीक है, बेसिकली दो डिजीज होती है ना जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रही होती हैं, एक रूमेटिक फीवर है और एक ये है पी PSGN। तो रोमेटिक फीवर के अंदर जब आप हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर अर्ली ट्रीटमेंट करवाते हो आप फेरेंजाइटिस का या सोर थ्रोट का, तो एंटीबायोटिक जल्दी स्टार्ट करवाने का फ़ायदा ये होता है उसके अंदर कि रोमेटिक फीवर के चांसेस कम होते हैं। जबकि PSGN में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे फेरेंजाइटिस को जल्दी ट्रीट करो चाहे लेट ट्रीट करो, चांसेस सेम रहेंगे PSGN डेवलप होने के, अगर उसमें डेवलप होना है बच्चे को। ठीक है, बेड रेस्ट करवाओगे आप, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाओगे, चॉइस इसमें आपने सिर्फ नेम याद करना है। पेनिसिलिन है आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस, और कौन कौन सी फॉर्म में आती है, वो बेंजाइल पेनिसिलिन हो सकती है जो IM दी जाती है इंट्रामस्कुलर, और ओरल पेनिसिलिन V। ये फॉर्म्स याद करो या ना करो, लेकिन पेनिसिलिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, ये तो ज़रूर याद करना है आपने। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्या करनी है, यूजली नॉट नीडेड, लेकिन अगर क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो रही है तो फिर आपने वही वाली डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है जो आप CKD के पेशेंट्स में करते हो। फ्लूइड को कम कर देना है आपने, प्रोटीन्स को कम कर देना है, और फ्लूइड ओवरलोड को बेसिकली आपने अवॉइड करना है। ठीक है, और यूरिया फॉर्मेशन कम करनी है प्रोटीन्स कम लेके। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, CKD हो सकता है, एनयूरिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और हाइपरटेंशन की वजह से इनकेफ्लोपैथी हो सकती है। एनयूरिया होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, बेसिकली प्रोटीन्स बंद कर देंगे उसकी ताकि यूरिया ना बने, प्रोटीन से यूरिया बनता है ना, तो यूरिया और क्रेटिनिन नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी के अंदर, उनके लेवल्स इंक्रीज नहीं होंगे। फ्लूइड ओवरलोड को आपने अवॉइड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, फ्लूइड्स दोगे, वो कौन से दोगे, हाइपरटोनिक आप दे रहे हो इसमें। ठीक है, यूरिन आउटपुट को, इनटेक और आउटपुट को आपने IOP चार्टिंग जिसको कहते हैं, इनटेक आउट इनपुट आउटपुट चार्टिंग, जो वो उसको ड्रिप्स लग रही हैं, जो वो पानी पी रहा है वो भी आपने देखना है, और जो उसका लॉस हो रहा है इनसेंसिबल वो, और यूरिन के थ्रू जो लॉस हो रहा है, ये सारा आपने डॉक्यूमेंट करना है अपने पास। ठीक है, बाकी हाइपरकेलीमिया को ट्रीट करना है आपने, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करना है, यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे कि कैसे करते हैं। आपने बस यहाँ पे ये लिखना है कि इसको आपने ट्रीट करना है, डिटेल आपने लिखनी भी नहीं है अगर इसका आता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का क्या ट्रीटमेंट होता है, प्रॉप अप करके पेशेंट को बिठा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सोडियम फ्लूइड इनटेक उस तरह बंद कर देना, डायरेटिक्स देते हो, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे, ट्रांसफ्यूजन करोगे, डायलिसिस करोगे। ठीक है, हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी इसके साथ आता है आपका, हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी के साथ क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी है पेशेंट के अंदर, लॉस ऑफ सेंसोरियम है या उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं उसके बिहेवियर के अंदर, तो आप लिखोगे PSGN कॉम्प्लिकेटेड बाय हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी। ठीक है, या इस तरह आप लिख सकते हो। हाइड्रेलाजीन का इंजेक्शन दोगे, हाइड्रेलाजीन बेसिकली क्या है, इंट्रावीनस एंटी हाइपरटेंसिव है। जब भी मिलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है या इमरजेंसी में आता है कोई पेशेंट, तो उसको हाइड्रेलाजीन या लिबिटालोल ये देते हैं उसको, क्योंकि IV दी जा सकती है। उसके बाद आप उसको फ्यूरोसेमाइड दोगे तो उसके ब्लड निकले, डायूरेटिक है, सॉरी फ्लूइड निकले बॉडी के अंदर से, फ्यूरोसेमाइड इज़ अ डायूरेटिक। ठीक है, एमलोडिपिन दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है आई थिंक ये, और बीटा ब्लॉकर्स दोगे, एस इनहिबिटर्स दोगे, आर्ब्स दोगे। यानी आपने उसकी किसी भी तरह उसका ब्लड प्रेशर आपने नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है, चाहे आप उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने पड़े, चाहे डायूरेटिक्स देने पड़े, चाहे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने पड़े, ये सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब ये आप मुझे बताओगे क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा। आप इसके अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले डिफरेंशियल्स भी लिख सकते हो, और अगर थोड़ा सा और उसको नैरो डाउन करना चाहो तो आप वो वाले नेफ्रिटिक सिंड्रोम के कॉजेज लिखोगे जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कम होते हैं। तो पहला सबसे पहला तो क्या बनेगा, हमने अभी क्या किन दो चीज़ों को डिफरेंशिएट किया, माइक ओपन करने का टाइम है अब।
IgA nephropathy और PSGN। IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। PSGN के डिफरेंशियल में ये लिखोगे और उसके डिफरेंशियल में ये दोनों आप आपस में लिख सकते हो। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट लेवल्स किस किस में कम होते हैं? SLE में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। पहले किडनीज वाली चीज़ें बताओ ना। SLE, SLE में, ठीक है, चलो। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव लिखा हुआ है इसने, उसी को कहते हैं मेसेंजो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और बाकी सारे नेफ्रेटिक के आ गए, शंट नेफ्राइटिस, वास्कुलाइटिस वाले, जिसमें आपके वेजनर आता है और MPA आता है, माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। डिफरेंशियल समझ आ गए या ये इनकी डिटेल बताऊँ अगेन? किसी को ना समझ आया हो वो चैट में भेज दे, चाहे मुझे पर्सनल में। ओके। नेक्स्ट आपका हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसके नेम से आपको क्या लग रहा है? हेमोलिसिस होगा इसके अंदर, यूरेमिया होगा, और एक दो चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, ट्रायड होता है और ठीक है। अच्छा, बेसिकली हेमोलिसिस इसके अंदर क्यों हो रहा है, उसकी एक एटियोलॉजी है पीछे। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है ई कोलाई के एक स्ट्रेन के साथ, आई थिंक O157H7 स्ट्रेन है, उसके साथ ये इसकी एसोसिएशन है। तो जब भी O157H7 ई कोलाई की स्ट्रेन किसी पेशेंट को अटैक करती है, तो वो क्या करती है, जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, उनको डैमेज करती है। तो एंडोथीलियल सेल्स जब डैमेज होंगे तो आरबीसीज ने क्या, एंडोथीलियल सेल्स बेसिकली मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, एंडोथीलियम बना रहे होते हैं, वेसल बना रहे होते हैं। तो जब आरबीसीज उस वेसल के अंदर से पास करेंगे तो आरबीसीज क्या होंगे, अब आरबीसीज जा रहे होते हैं बहुत स्पीड के साथ, ठीक है। जिस तरह हाईवे के ऊपर गाड़ियां जा रही होती है ना, उतनी तकरीबन स्पीड होती है आरबीसीज की। तो अगर रोड ख़राब होगी तो आरबीसीज जाके लगेंगे उसके साथ, और क्या होगा, रप्चर हो जाएंगे, हेमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मसला क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी बन रही है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, उसमें भी एंडोथीलियम है, वो भी डैमेज हुई हुई है। तो जिन यूरिया ने, क्रिएटिनिन ने, इन सब चीज़ों ने फिल्टर होके ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर से जाना था बाहर, बॉडी के अंदर से बाहर, ठीक है, ट्यूब्यूल्स में, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो के क्या बनेगा, एक ट्रायड बनेगा। सबसे पहले डैमेज हुआ एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से दूसरी चीज़ क्या हुई, हेमोलिसिस। और हेमोलिसिस होने की वजह से क्या हुआ, हेमोलिसिस होने की वजह से तो बस वो उसका अनीमिया हो जाएगा, और दूसरा उसमें वो हो जाएगा, एजोटीमिया हो जाएगा, या रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी, या यूरीमिया हो जाएगा, किसी भी तरह आप कह सकते हो उसको। तो ये ट्राइएड बनेगा, और साथ प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस देखो इसकी, माइक्रोवास्कुलर इंजरी, जिसकी वजह से वेसल ख़राब हुई, माइक्रोएंजियोपैथी होगी, आपके आरबीसीज, आपके प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूम, रप्चर होना शुरू हो गया, हेमोलिसिस होना शुरू हो गया, और जो उसके प्लेटलेट्स थे वो कंज्यूम होना शुरू हो गए। जहाँ पे भी वेसल डैमेज होती है ना, वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूम, जब एग्रीगेट बना लेंगे तो बॉडी के अंदर से कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट लेवल कम होंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। एक तो वो जो हुआ हुआ था, इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ हुआ था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ हुआ था, उसके सिम्टम्स होंगे। और उसके थोड़ी ही देर बाद, कुछ दिन के बाद, हेमोलिसिस के सिम्टम, यूरीमिया के सिम्टम, किडनी के फेलियर के सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें डायरिया हुआ हुआ है, वही गैस्ट्रो की वजह से, ई कोलाई की वजह से हुआ हुआ है। अच्छा, पैलर, इरिटेबिलिटी, वीकनेस एंड लिथार्जी, ये किस चीज़ के सिम्टम, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, एनीमिया के या आरबीसी मैस कम होने के सिम्टम्स हैं। पैलर, इरिटेबिलिटी, वीकनेस एंड लेथार्जी, ठीक है। ओलिग्यूरिया क्यों हो रहा है,
वही किडनीज में डैमेज हुआ है, एंडोथेलियम डैमेज हुई है, उसकी वजह से ओलिक यूरिया होगा। और जब ओलिक यूरिया होगा, अगर वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बॉडी में से नहीं निकल रहा तो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दैट विल कॉज यूरीमिया। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड होगा, हाइपरटेंशन होगी, एनीमिया होगा, यूरीमिया होगा। और अगर यूरीमिया होगा तो यूरीमिक इंसेफ्लोपैथी होगी। यूरीमिक इंसेफ्लोपैथी क्या होती है? जो यूरिया होता है बेसिकली वो, और कैटीन होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनको बॉडी से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये बढ़ जाएंगे, आपका सारा पीछे अमोनिया और पीछे पूरा साइकिल होता है ना, अमोनिया यूरिया साइकिल वगैरह, वो सारा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल जो अकोमोडेट होंगे वो सीएनएस के अंदर चले जाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, और वहाँ पे जाके सीजर्स करवाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करवाएंगे, एब्नॉर्मल बिहेवियर कॉज करवाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बाकी इकोलाई के अपने मसले तो वहाँ पे चल ही रहे हैं। जीआईटी का इन्फेक्शन करवाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है, तो उसमें जीआईटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बॉल की परफोरेशन, एंट्राइटिस, इंटरसेप्शन, डायरिया के साथ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आखिरी चीज़ क्या हो रही थी? प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे थे? क्योंकि उनकी कंजम्पशन हो रही थी, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं, जहाँ पे वेसल्स डैमेज हुई हुई थी गलत तरीके से, वहाँ पे कंजप्शन हो रही है उनकी, लेकिन बॉडी में से कम हो गए। जब बॉडी के बाकी जगह से कम हो जाएंगे तो बाकी जगह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ये। अच्छा, डायग्नोसिस किसकी बेस पे होगा? आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवाओगे तो उसके ऊपर आपको आरबीसीज टूटे हुए नजर आएंगे, शिस्टोसाइट्स, उनके आपको फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे, किसी का शेप उनकी डिस्टॉर्टेड होगी, ये वाली चीज़ें होंगी। प्लेटलेट्स कम आएंगे आपके पास, आर एफ टीज डीरेंज होंगे, मीनिंग यूरिया बढ़ा हुआ होगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, अनीमिया होगा, एच बी कम हुआ हुआ होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हुए हुए होंगे 1 लाख से। नॉर्मल कितने होते हैं? 2,50,000 से अबव होते हैं, तो इसमें 1 लाख से कम हुए हुए हैं। जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और एपीटीटी और जो पीटी है वो रेज हुआ हुआ है, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, ये कंजम्पशन, कोएगुलोपैथी हुई भी है ये। ठीक है, कोएगुलेशन फैक्टर जो है ना वो भी इसमें डिस्टर्ब होंगे, तो उसकी वजह से हुआ हुआ है। ये हम डिटेल पढ़ेंगे जब पीटी और एपीटीटी की जब हेमाटोलॉजी डिस्कस करेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस प्रेजेंट हो सकता है बिकॉज इकोलाई का इन्फेक्शन है, तो वो डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज होंगे। यूरिनालिसिस पे क्या नजर आएगा आपको? हीमाचूरिया और लो ग्रेड प्रोटीन यूरिया। क्यों पढ़ रहे हैं हम? नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो रहा है इसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रीनल इंसफिशियंसी होगी। डिफरेंशियल क्या बनेंगे? सारे वही वाले बन सकते हैं आपके जो नेफ्रेटिक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ वो बनेंगे जो आपके पास उसको क्या कहते हैं, सीएनएस के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अभी हमने पढ़ा था कि हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी के साथ प्रेजेंट करती है, और तो ये हो सकता है। इसी तरह बायोलैटरल रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, इसकी वजह से भी सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, तो ये इसके डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है इसके डिफरेंशियल। आज जो हमने जो 2 इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़नी थी, अच्छा मैनेजमेंट रहती है, सॉरी सॉरी, मैनेजमेंट इसकी सपोर्टिव केयर है। बेड रेस्ट देंगे सबसे पहले, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करेंगे कि फ्लूइड ओवरलोड हम ना बढ़ा रहे हैं, जो हम ड्रिप्स लगा रहे हैं उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड बढ़ ना रहा हो उसका। ठीक है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे उसी तरह जिस तरह पहले हमने ट्रीट किया, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे सारी सारी जो हम दे सकते हैं। हाइपरकेलीमिया को ट्रीट करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया हो रहा हो उसको। ठीक है, और क्या था, और एनीमिया था उसको, तो एनीमिया के लिए क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देंगे। प्लेटलेट्स कम हुए हुए हैं, यूजली प्लेटलेट्स की इन्फ्यूजन क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम ना हो, 20,000 से कम ना हुए हुए हों। तो अगर उससे कम हो जाते हैं फिर आप दे दो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई कोलाई यहाँ पे तो नहीं लिखा लिखा हुआ है, बल्कि एग्जैसरबेटिंग द डिजीज़ के एंटीबायोटिक जब आप देते हो तो बैक्टीरिया किल होते हैं, जो उनका टॉक्सिन होता है वो और ज़्यादा रिलीज़ होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा सिम्टम आते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और तो बेसिकली डायलिसिस कर सकते हो आप, और उसके अलावा जितनी भी मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ी हैं कि यूरीमिया की वजह से उनके सीएनएस में सीजर्स हो सकते हैं और सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो वो डायलिसिस से ठीक हो जाएंगी। ये जो बाकी लिखा हुआ है प्लाज्मा इन्फ्यूजन, प्लाज्मा फेरेसिस, ये ऐसा जब यूज़ नहीं होते हैं, डायलिसिस ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन एज ऑप्शन आप इनको लिख सकते हो। तो ये चीज़ थी, इसके हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। अब बताओ कोई क्वेश्चन है किसी का?